Morning, dear students. Welcome back. In today's class, we will discuss the syllabus of 11th Physics for the purpose of CBSE. Students, देखिए हम अभी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से एट फर्स्ट ये देखना होगा कि हमें क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है और हमारे एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है। हमारी जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो है सीबीएसई। उसी के बिहाफ पर 11th का एग्जामिनेशन डिफरेंट स्कूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं और 12th में सीबीएसई अपने आप से क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है और अपने आप से ही कंडक्ट कराता है। तो निश्चित रूप से जो भी गाइडलाइंस अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सीबीएसई ने हम लोगों को प्रोवाइड की हुई है, वो जरूरी है। उन्हीं के बेसिस पे आपके स्कूल का एग्जामिनेशन होना चाहिए। 12th में 100% यही सीबीएसई गाइडलाइंस फॉलो होती हैं और इन्हीं के बेसिस पे पेपर हमारा डिजाइन होता है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें, फिजिक्स का जो कोड है वो 042 है। आपको जब भी एग्जामिनेशन में फिजिक्स कोड लिखने की बात आती है तो 042 आपने मेंशन करना होता है। ये सिलेबस जो हम लोग कंसल्ट करने जा रहे हैं वो अभी तक 2020-21 के लिए है, यानी 11th का या 12th का जो स्टूडेंट 2021 में एग्जाम देंगे, यानी 11th वाले वो स्टूडेंट जो मार्च 21 में एग्जाम देंगे या 12th वाले वो स्टूडेंट्स जो मार्च 2021 में एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए ये सिलेबस है। देखिए ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने स्टडी मटेरियल के अंदर डाल रखा है, तो एम्फेसिस की तो आप लोग एक बार वहां से पढ़ लेंगे। अगर कहीं कोई चीज ऐसी होगी जो आपको क्लियर नहीं होगी तो उसे हम लोग बाद में क्लियर कर देंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा। एट फर्स्ट, एम्फेसिस ऑन बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली किसी भी कंटेंट को पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन। नंबर 1, इन रोट मेमोरी। रोट मेमोरी में हम बिना चीजों को समझे हुए सीधे सीधे आंसर्स को रोट मेमोरी में डाल लेते हैं और जाकर के एग्जाम में आंसर्स लिख करके आ जाते हैं, मार्क्स हमें मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, सीबीएसई का मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है। सीबीएसई का मोटिव है कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्लियर हो और बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर हो, इसी बात को वो अपने एग्जामिनेशन में जज करने की कोशिश करते हैं। और जज करने के लिए निश्चित रूप से जो क्वेश्चन पेपर्स डिजाइन होते हैं, जो क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, वो रोट मेमोरी के बेसिस पे ना होकर के अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे डिजाइन होते हैं। देन आफ्टर, एम्फेसिस ऑन एसआई यूनिट सिंबल्स। देखिए डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट नोट्स हैं, वो अलग अलग तरीके के सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्री हैं, अलग अलग यूनिट सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सीबीएसई एम्फेसाइज करता है किसको? एसआई यूनिट सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स को। वैसे तो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, अदरवाइज अभी हम लोगों का ये फर्स्ट सेकंड यूनिट में आएगा तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंबल्स भी बहुत सारे सिंबल्स हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स में प्रेस्क्राइब किए हैं। जब भी हम कोई बुक लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं या व्हाटएवर सो एग्जाम में लिखते हैं, तो उन्हीं सिंबल्स को यूज करना चाहिए। देन आफ्टर, नॉमेनक्लेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की जो नेमिंग है, अब मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं कि एक रसगुल्ले के कई सारे नाम अलग अलग प्लेसेस पे हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए मैं दिल्ली में किसी चीज को रसगुल्ला कहता हूं और ऑलमोस्ट उसी चीज को यहां से 2000 किलोमीटर दूर जाकर के कोई नया नाम दे देता हूं, तो मैं वहां जाकर के इस चीज को कैसे पहचानूंगा? निश्चित रूप से मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज की नॉमेनक्लेचर भी देता है, नेमिंग भी बताता है कि ये नेमिंग जो है यूज करनी चाहिए। तो वही नेमिंग हमारा नोट्स में, वही नेमिंग हमारा क्वेश्चन पेपर के डिजाइन में और आंसर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देन आफ्टर, लॉजिकल सीक्वेंसिंग। देखिए बार बार हम लोग बात करते हैं जो भी कंटेंट है हमारा उसमें एक सीक्वेंसिंग है
और स्पेशली फिजिक्स में तो कुछ टॉपिक अगर हटा भी दिए जाए तो हमारा सिलेबस कभी सरवाइव कर ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम लोगों को आती ही आती है। तो यहाँ सारी की सारी चीजें लॉजिकल है और सीक्वेंसिंग में है, तो बिना सीक्वेंस के हमारी पढ़ाई जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी सीक्वेंसिंग की बात ये यहाँ पे कर रहे हैं। देन आफ्टर प्रमोशन ऑफ प्रोसेस स्किल, चीजों को हमें इस तरीके से तैयार करने कि हमारा स्किल डेवलपमेंट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोगों को आ जाए और इसको हम अप्लाई कर पाए फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के अंदर एज वेल एज जो हमारी बिहेवियरल लाइफ है उसके अंदर। तो हमें जो पढ़ाई करनी है वो निश्चित रूप से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे करनी है। ये सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, कंटेंट को जब हम पढ़ रहे हैं तो समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, समझने के बाद अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं और उसका एप्लीकेशन हम लोग न्यूमेरिकल्स करने में करते हैं या प्रैक्टिकल सिचुएशंस में करते हैं, तो ही फिजिक्स का जो मोटिव है या जो सीबीएसई का मोटिव है वो पूरा होता है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा करिकुलम आगे बढ़ता है। बिसाइड्स द सिलेबस आल्सो अटेम्प्ट, देखिए यहाँ कई सारी चीजें दे रखी हैं, तो मैं हर चीज को तो अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा स्टूडेंट, लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ आप लोगों को। जैसे strengthen the concept development at the secondary stage to provide firm foundation for further learning। देखिए 11th-12th के बाद फिजिक्स को मुझे आगे कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ एक ऐसा लेवल प्रोवाइड कर दूं या आप लोग ऐसा लेवल अपना डेवलप कर लें कि आगे की फिजिक्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो सारे के सारे फिजिक्स के एक्सपेंशंस हैं। नो डाउट अगर जो बेसिक फिजिक्स है वो भी क्लियर नहीं होगी तो एप्लीकेशंस भी क्लियर नहीं हो सकते। अगेन प्रोसेस स्किल की बात आती है, मुझे इस तरीके से अपने पढ़ाई करनी है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, करिकुलम को कंप्लीट करना है कि उस पर जो मेरा स्किल है वो डेवलपमेंट हो, मैं सिर्फ रोड मेमोरी के बेसिस पे आगे ना पढ़ जाऊं। तो ये कुछ चीजें थी जो सीबीएसई चाहता है हमसे, और इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पे वो अपना क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है। अब मैं 11th के कोर्स स्ट्रक्चर की बात करना चाहूंगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ओवरऑल फिजिक्स है उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या होती है मॉडर्न फिजिक्स और क्या होती है क्लासिकल फिजिक्स, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जब हमारा कंटेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन 11th में मैं ये कहना चाहूंगा कि मोस्टली पार्ट आप लोगों का क्लासिकल फिजिक्स से है। क्लासिकल फिजिक्स का एक मेन पार्ट है मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स के बेसिस पे मोस्टली चीजें हैं। सबसे पहली यूनिट हम लोगों की आती है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड क्या है और किस तरीके से हम लोग क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, ये बात हम लोगों को यहाँ पे सीखनी है। देखो बच्चों, यूनिट तो ये बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इस यूनिट का अपने आप में रोल बहुत ज्यादा है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पूरे फिजिक्स की समरी इसमें ऑलमोस्ट होती है, तो थोड़ा बच्चों को हैज़र्ड लगती है, थोड़ा इसको तैयार करने में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात यह है कि मोस्टली स्कूल्स जो हैं इन दोनों ही यूनिट्स पे, स्पेशली फिजिकल वर्ड पे बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं करते। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे भी बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं करते, क्योंकि इसकी वेटेज कंपैरेटिवली कम है। सिर्फ ये दोनों चैप्टर्स मिलकर के हमारे 3 मार्क्स के आते हैं, तो ऑलमोस्ट लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो बच्चों ये इग्नोर नहीं करना है। मैं समझता हूँ, मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है 25 इयर्स की, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं ये कहूंगा कि 11th और 12th में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई यूनिट है तो वो ये वाली है। ये यूनिट हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देन आफ्टर काइनेमेटिक्स, यहाँ काइनेमेटिक्स में हम लोग बात करेंगे किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में। तो 2 तरीके से बॉडी मोशन करेगी, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी मोशन तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जस्ट लाइक मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल और स्ट्रेट लाइन का मतलब 1 डायमेंशनल। अब तीसरा हमारा यूनिट आता है लॉज ऑफ मोशन। देखो बच्चों, काइनेमेटिक्स में हम लोग बॉडी के मोशन की बात जरूर करेंगे, लेकिन बॉडी मोशन क्यों कर रही है, उसका कॉज क्या है, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बॉडी का जो मोशन है उसके पीछे कॉज क्या था, क्यों वो मोशन में थी, ये बात हम लोग पढ़ेंगे।
इस तरह से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ लॉज ऑफ मोशन तक मेरे 3 यूनिट कंप्लीट होती हैं और 3 यूनिट का वेटेज रखा है यहाँ पे 23 मार्क्स आउट ऑफ 70। तो स्टूडेंट्स 3 मार्क्स की ये दो चैप्टर है पहले वाले, 10 मार्क्स के ये दो चैप्टर है, और लॉज ऑफ मोशन जो है ये भी अपने आप में क्या है 10 मार्क्स का है, नो डाउट काफी इंपॉर्टेंस है। और अगर ये थर्ड यूनिट तक हमारा 23 मार्क्स का काम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि फिजिक्स की शुरुआत हमारी अच्छी हो गई। अगर ये शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो निश्चित रूप से ये आपको आगे की फिजिक्स में परेशान करती रहेगी, हमेशा परेशान करती रहेगी। तो बच्चों 10th का रिजल्ट अभी आपका आएगा, बहुत ज्यादा दिन तक उसकी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, और खुशी मनाते भी हैं, खूब मनाइए, लेकिन कंटेंट को प्रॉपर्ली ग्रैस्प करते हुए जाइए, इग्नोर मत कीजिए। पूरे साल का ये कंटेंट है, अगर हम लोग इसमें से कुछ टाइम ऐसे ही फालतू निकाल लेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को आगे चलकर की परेशानियां आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, जो भी आप लोग 9th में पढ़ के आए हो उसी को थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया हुआ है। फिर है ये मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आता है, रोटेशनल मोशन की बात इसमें आती है, तो थोड़ा बच्चे यहाँ पे अनकंफर्ट फील करते हैं, पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन अगर हम हमारे गाइड यानी मेरी जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते रहेंगे, जहां जरूरत होगी वहां स्पीड बढ़ा देंगे, जहां जरूरत होगी वहां स्पीड कम कर देंगे। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो भी कर देता हूँ। आप अगर डे बाय डे काम कंप्लीट करते रहेंगे तो ये फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। देन आफ्टर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बड़ा फेमस सा टॉपिक जो आप लोग पढ़ के आए हो 9th में, उसी का एक्सटेंशन है। लेकिन जब हम ग्रेविटेशन को यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, उसका यूज हमारा आ जाएगा, तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो उसका प्रॉपर यूज हम जो है यहाँ ग्रेविटेशन के अंदर करेंगे और चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, ज्यादातर स्कूल्स का जो मिड टर्म होता है या हम कहें फर्स्ट टर्म होता है, वो यहाँ ग्रेविटेशन तक होता है। ग्रेविटेशन तक का जो कंटेंट है वो हमारा होता है। फिर इसके बाद मिड टर्म के बाद में ऑलमोस्ट सितंबर एंड में जाकर के हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फ्लूइड्स की, सॉलिड्स की, मेटल्स की, ये सब शुरू होता है। थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें हम लोग हीट एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, हीट को कैसे वर्क डन में कन्वर्ट करें ये पढ़ेंगे। देन आफ्टर परफेक्ट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री को टच किए हुए है, काफी यूजफुल है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, काफी सारी चीजें इसमें कॉमन मिलती हैं। देन आफ्टर लास्ट है हमारा ऑसिलेशंस और वेव्स का कॉन्सेप्ट। तो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है उससे कैसे वेव जनरेट होती हैं, वेव कितने टाइप की होती हैं। तो स्पेशली वेव का एक टाइप जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं, एग्जांपल साउंड, सिंपल सा। तो बेसिकली साउंड वेव्स की जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, अदरवाइज तो मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इट इज योर ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग योर सिलेबस डिस्कशन। मैं यहाँ पहले ही बता देना चाहूंगा, अवेयर कर देना चाहूंगा, किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली स्कूल्स की हाल ये होती है कि यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर था उसको एम्फेसाइज नहीं किया जाता। डायनेमिक्स से शुरुआत करते हैं, ग्रेविटेशन तक ठीक ठाक चलते हैं, और ग्रेविटेशन के बाद ये सारे के सारे चैप्टर्स कब हो गए, कैसे हो गए, पता ही नहीं लगता। तो जो बच्चे अपने दिमाग में सोचे हुए हैं कि उनको आईआईटी करना है, जेईई करना है, व्हाटएवर सो नीट करना है, वो अभी आज पहले दिन से ही अवेयर हो जाएं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। आज ही आप आईआईटी और नीट का सिलेबस उठा के देख लें बच्चे। देखो बच्चों, सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिलेबस के टॉपिक ऑलमोस्ट वही है, बस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का अंतर है। तो स्टूडेंट्स एक बार विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप ही आप लोग फिजिक्स को तैयार कर सकते हैं। कोई ताकत नहीं है कि वो सीबीएसई को ओवरलुक करते हुए, सीबीएसई को स्किप करते हुए आप लोगों को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन करा दे। तो बच्चों, फालतू की चीजों के झंझट में ना पड़ें, स्टेप बाय स्टेप अपना काम करें। पहले सीबीएसई की जो टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाते चले जाएं। पहले आराम वाले क्वेश्चन करें, फिर थोड़े मुश्किल करें, फिर थोड़े मुश्किल करें, फिर थोड़े मुश्किल करें, और ये किसी गाइड की हेल्प से हो सकता है, तो आप उसके लिए चिंता ना करें। मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम टू टाइम यहाँ पे गाइड करता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कैसे क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है। सिर्फ फीस दे देने से या किसी क्लास में बैठ जाने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता, जेईई में या व्हाटएवर सो नीट में।
पढ़ाई निश्चित रूप से स्टूडेंट को करनी होती है, मन सबका होता है, लेकिन जो काम करता है, जो स्टूडेंट तरीके से पढ़ाई करता है, पूरे साल काम करता है, उसी का सिलेक्शन एश्योर होता है। स्पेशली 11th जो है वो ज्यादा ड्रैगिंग है। दो ही चीजें हैं, या तो पढ़ाई कम कर दो तो आपको आसान लगने लगेगी फिजिक्स को छोड़ दोगे तब और भी आसान लगने लगेगी। किसी कॉमर्स वाले स्टूडेंट से कहो फिजिक्स तो वो कहेगा बहुत आसान होती है, क्योंकि उसे पढ़नी ही नहीं है। तो बच्चों आगे ध्यान रखो, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतने डाउट्स ज्यादा आएंगे, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आएगी। तो आपको उससे विचलित नहीं होना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके अगर डाउट्स ज्यादा आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों जितना पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कम पढ़ोगे तो मेहनत कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी। इस तरह से ये जो टोटल कंटेंट है वो हमारा 70 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ, आप लोगों का जो थ्योरी का पेपर है वो 70 मार्क्स का होता है। तो 70 मार्क्स का बैफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। जैसे जैसे यूनिट्स हमारी आगे आएंगी, हर यूनिट में आगे हम लोग इनके अंदर वाले टॉपिक्स के सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, इनसाइड ए चैप्टर क्या सिलेबस है वो यहां आगे दे रखा है। मैं अभी यहां डिस्क्राइब नहीं कर रहा, हर यूनिट के साथ में ही आप लोगों को डिस्क्राइब करता चलूंगा। फिर हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे तो आगे जो इसका 30 मार्क्स का कंटेंट बच गया, यानी जो 100 मार्क्स का पेपर है उस 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स का तो आप लोगों का थ्योरी पेपर होने वाला है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर होने वाला है। तो जो प्रैक्टिकल पेपर होगा उसमें कैसे करना है ये बात समझिए। इस साल ये रिवाइज्ड सिलेबस है। लास्ट ईयर तक यहाँ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 50 हुआ करती थी, इट में भी लॉकडाउन और इन सब की वजह से इस बार जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ 12 कर दिए हैं। यहाँ दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए बी दोनों से ही 6 एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को परस्यू करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट आगे दे रखी है। इसी तरह से आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है 6 एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज भी यहाँ पे आगे लिस्ट कर रखी हैं, उनमें से कोई भी 6 एक्टिविटीज की एक फाइल आप लोगों को बनानी है, 3 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 फ्रॉम सेक्शन बी। जो इंटरनल डिवीजन है 70 मार्क्स का वो किस तरीके से है स्टूडेंट उसको समझ लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट से हम लोग यहाँ पे कराएंगे। तो देखिए बच्चों, यहां जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है वो 2 एक्सपेरिमेंट्स का मिलता है। 7 मार्क्स के 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं जो हमें फाइनल एग्जामिनेशन में करने होते हैं। 5 मार्क्स का हम लोगों का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है जो फाइल हम लोग बनाते हैं, और जो एक्टिविटी हम लोगों ने 6 की है उस एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी हम लोगों को परस्यू करके दिखानी है जो 3 मार्क्स की होगी। देन आफ्टर इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, एक सजेस्टेड इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट की लिस्ट यहां पर प्रोवाइड कर रखी है। इट मे बी कि आप उससे बाहर कुछ बनाएं। जो प्रोसेस स्किल है उसको डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रखा जाता है 3 मार्क्स का। 5 मार्क्स का आप लोगों का वाइवा होता है। जो भी आप लोग वहां एग्जाम दे रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से ओरल डिस्कस किए जाते हैं। कई बार कोई छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे रीडिंग फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से 30 मार्क्स का है। अब ये आगे जो मैं देख रहा हूं वो सेक्शन ए और बी के एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। तो 6 आउट ऑफ 10 आपको यहां से पिक करने हैं। आपको पिक करने हैं यानी आपके जो स्कूल टीचर हैं वो पिक करके आपको बताएंगे कि कौन से लैब में अवेलेबल है वो करने हैं। देन आफ्टर एक्टिविटी, यहां से 3 एक्टिविटी आपको सेक्शन ए से एज वेल एज 3 एक्टिविटी सेक्शन बी से करनी है। अब ये सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट है, तो यहां से भी आपको 6 पिक करने हैं। आपके टीचर जो स्कूल में या क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बताएंगे कि कौन से आप पिक करेंगे। इसी तरह से यहाँ 3 एक्टिविटीज हमारी सेक्शन बी की आ गई। ये कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग टू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इस तरह से 100 मार्क्स का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा होता है। स्टूडेंट्स यहाँ कुछ प्रेस्क्राइब्ड बुक्स की लिस्ट दे रखी है, जैसे एनसीईआरटी गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की लिस्ट है यहाँ पे 11th के लिए है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, फिर उसके बाद में जो लेबोरेटरी मैनुअल है वो है।
तो आप ये बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि लेबोरेटरी मैनुअल तो आपको कहीं ना कहीं से देखनी होगी। अगर आप हमारे नोट्स को एम्फेसिसली कर लेते हैं बिना कुछ स्किप किए हुए, तो मैं समझता हूं कि एनसीईआरटी का एक मेजर पार्ट कवर हो जाता है। मैंने मेजर पार्ट इसलिए कहा कि स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में कंपैरेटिवली काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो सारे क्वेश्चन अगर कोई बच्चा कर ले तो निश्चित रूप से उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी कुछ हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा देखता हूं कि जो टाइम स्पान है उसमें बहुत कम बच्चे ही एनसीईआरटी की पूरी बुक को कर पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि जो मेजर थिंग्स हैं, मेजर थिंग्स का सेंस इन द जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने नोट्स के अंदर डाले हुए हैं। तो उतने क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। लेकिन बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आपको एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को करना चाहिए। इवन दैट एनसीईआरटी बुक के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँ। देखो बच्चों, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो अपने आप में अच्छा है, एलोबरेशन थोड़ा सा कम है, लैंग्वेज थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ मुश्किल तो नहीं कह सकता, लेकिन ग्रेस्पन में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आप नोट्स की हेल्प से या बुक की हेल्प से पढ़ लेते हैं और सेकंड टाइम फिर एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते हैं तो फिर वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक्सरसाइज के लिए मैं यही कहूंगा कि ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में भी बात मैं करना चाहूँ। देखो बच्चों, एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें पहले कंटेंट होता है, कंटेंट के बाद में नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, नॉर्मल एक्सरसाइज के बाद में एडवांस एक्सरसाइज होती है और एडवांस एक्सरसाइज के बाद में एक तीसरी बुक हम लोगों की आती है जिसे हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से जानते हैं। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी हम लोग नॉर्मल टेक्स्ट बुक के साथ में परचेज कर लेते हैं और उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बचेगा। आपका जेई मेंस, एडवांस एज वेल एज नीट सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं अगर आप एनसीईआरटी नॉर्मल के सारे क्वेश्चंस एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं और फिर उसमें अपनी स्पीड जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। ये 12th का सिलेबस है तो अभी इससे आपने कुछ करना नहीं है। 11th के सिलेबस की बात हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करना चाहूंगा क्वेश्चन पेपर की जो टोपोलॉजी है उसके बारे में। टोपोलॉजी इन द सेंस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन पेपर्स डिजाइन होते हैं वो उनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कैसे रखा जाता है। देखो बच्चों, रिमेंबरिंग बेस के आप लोगों के 38% होते हैं, यानी सिर्फ आप अपनी रिमेंबरिंग पावर के बेसिस पे काम करते हैं तो मैक्सिमम 38% मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। आउट ऑफ 70 27 मार्क्स का कंटेंट आप लोगों को रिमेंबरिंग बेसिस पे मिलता है, मेमोरी बेसिस पे मिलता है। फिर इसके बाद में एप्लीकेशन की बात हम करते हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, ये सब न्यूमेरिकल के अंदर ही आपको मिल जाता है, क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाता है। क्वेश्चन किस तरह से ट्विस्ट किया हुआ है उसके बेसिस पे हो जाता है। तो 22 मार्क्स का कंटेंट यहां से आप लोगों को मिलता है आउट ऑफ 70, 32% का कॉन्सेप्ट है। देन आफ्टर एनालाइज आपको सिचुएशन दे रखी है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था अभी जो एडवांस लेवल के हैं या एग्जाम्पलर लेवल के हैं, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर आप सारे के सारे कर लेते हैं तो एनालाइजिंग आप लोगों की बड़े आराम से क्लियर हो जाती है। 21 आउट ऑफ 70 ये होता है। इस तरीके से आप लोगों का ये 3 पार्ट में हो गया। अब छोटा सा एक पार्ट बचता है जिसे हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, जिसे हम लोग थॉट्स की बात करेंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बात करेंगे। तो बच्चों वहां से आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मार्क्स का कंटेंट मिलता है। वो हमारा तभी हो सकता है जब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हैं। अगर 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन पेपर हमने अटेम्प्ट कर दिया तो ऐसा मानते हैं कि 65 और 75 के बीच में आराम से मार्क्स हमें मिल जाते हैं और वही हमारे फिजिक्स का टारगेट है। अगर इससे कम मार्क्स हमारे फिजिक्स में आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं है। तो पहले दिन से ही ये बात आप समझ लीजिए कि फिजिक्स में जो टारगेट आपको रख के चलना है वो आउट ऑफ 100 90 प्लस का रख के चलना है, तब सर्वाइवल फिजिक्स में हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं। अब जो क्वेश्चन पेपर हमारा है उसके अंदर जो इंटरनल चॉइस है वो हमारी 33% की है, यहां मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन पेपर की डिजाइन किस तरीके से होगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी की डिजाइन हो गई, वो मैं यहां अभी आपसे डिस्क्लोज करना चाहूंगा स्टूडेंट्स।
देखिए क्वेश्चन पेपर की जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलती है। देखिए बच्चों, यहां 37 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं, 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। पूरा पेपर आप लोगों का 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और ये सारे के सारे 1 मार्क्स ईच होते हैं। ये 20 क्वेश्चन के अंदर फर्दर डिवीजन जो होगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है, ट्रू फॉल्स मिल सकता है, 1 वर्ड आंसर मिल सकता है या फिर 1 सेंटेंस आंसर मिल सकता है। तो 20 क्वेश्चंस ये होते हैं। बेसिकली अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है आउट ऑफ 20, यहां 7 to 8 क्वेश्चंस का जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो थोड़ा मुश्किल वाला होता है, तो उनके लिए हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा पूरे कंटेंट में से किसी को नहीं पता। तो आप ऐसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी चीज उसमें से स्किप नहीं करते, तो सारे क्वेश्चंस को हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां तक बात है सेक्शन बी और सेक्शन सी की, दोनों ही सेक्शन से 7 क्वेश्चन हम लोगों को मिलते हैं। यहां 7 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स ईच, तो 14 मार्क्स का ये मिल जाएगा। 7 क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स ईच, तो 21 का ये मिल जाएगा, 20 का ये मिल जाएगा। रिमेनिंग सेक्शन है हमारा सेक्शन बी, और इस सेक्शन में हमारे 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, तो 15 मार्क्स का ये कंटेंट मिलेगा। इस तरीके से हम लोगों का 70 मार्क्स का पेपर पूरा हो जाता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी सब डिवाइडेड होते हैं, दो पार्ट इसमें होते हैं, वही 3+2 के अंदर होते हैं। तो आपको 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस की तैयारी करनी है थ्रू द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के बेसिस पे बाकी सारे क्वेश्चंस को आपने तैयार करने हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन आप लोगों के 2 मार्क्स के हो गए और 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो गए, क्योंकि 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो फर्दर रिवील होते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता उसमें जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो, उसमें भी ए और बी पार्ट में 2 चीज पूछी जाती है। पहला पार्ट कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है, दूसरे पार्ट में उसका एप्लीकेशन लेयर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होता है। अब मैं चॉइस की बात करूंगा। ओवरऑल कोई चॉइस आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं होती। हाँ, क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिलती है। तो इंटरनल चॉइस जो आप लोगों को मिलेगी वो यहां से हम लोगों को समझनी है। जो हमारे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन हमारे इंटरनल चॉइस के मिलेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर और पार्ट करके दे रखा होगा आपको। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस यहां मिल जाएगी। ऐसे ही जो हमारा 2 मार्क्स वाले हैं उसमें आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस मिलेगी, और जो 3 मार्क्स वाले हैं उसमें आपको चॉइस मिलेगी। जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें तीनों क्वेश्चन के अंदर ही आपको चॉइस मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, आपको 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइस मिलती है, एक्सचेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता कि आप चॉइस में भी अंदर से कुछ एक्सचेंज कर लो, वो पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चों ये था हमारा आज की क्लास का वर्क, जिसमें हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कैसे कंप्लीट करना है। 70 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा। सीबीएसई किन बातों को हम लोगों से पूछना चाहता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करना चाहेंगे अपने सिलेबस को शुरू करने की। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसको हम लोग शुरू कर देंगे, फिजिकल वर्ल्ड। थैंक यू।